कहानी है E20 पेट्रोल पर मचे बवाल की। अगर आपकी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल डलवाने के बाद माइलेज कम हो गया है, अगर आपकी बाइक और कार भी E20 पेट्रोल भरवाने के बाद झटके मार रही है, अगर E20 पेट्रोल से आपकी कार का फ्यूल इंजेक्टर्स और कार्बोरेटर चोक हो रहे हैं, तो आज ध्यान से और बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए। अब आपकी इन दिक्कतों को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके पास तमाम डेटा मौजूद है। तमाम कार कंपनियों ने रिसर्च कर बाकायदा ये कह दिया है कि इन तमाम दिक्कतें जो आप बताते हैं, ऐसी कोई दिक्कत E20 पेट्रोल से नहीं आ रही है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि पेट्रोल पंप पर सिर्फ और सिर्फ E20 पेट्रोल ही आसानी से मिलेगा। अब अगर आपकी कार या बाइक खराब हो जाए, झटके मारने लगे, माइलेज कम हो जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब आपको बिना एथेनॉल के पेट्रोल मिलने वाला नहीं दिखाई देता है। सरकार ने अपने जवाब में और क्या क्या कहा है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल में एथेनॉल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र मिश्रा ने मांग की है कि सरकार को यह निर्देश दिए जाए कि सभी पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ दूसरे पेट्रोल का विकल्प भी मौजूद हो, यानी E5, E10 जैसे पेट्रोल भी मिले। इसी तरह की एक PIL पिछले साल सितंबर में भी दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त खारिज कर दिया था। सरकार ने 2-2 कह दिया है कि देश के 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर अलग से शुद्ध पेट्रोल बेचने का कोई विकल्प नहीं दिया जा सकता है। यानी अब आपको अपनी कार और बाइक में E20 पेट्रोल ही भरवाना होगा। सरकार का यह साफ कहना है कि इस फैसले से लाखों करोड़ों रुपए का सरकार को, देश के खजाने को फायदा हो रहा है। इसीलिए वो इस नीति से 1 इंच भी अब पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल पिछले कई महीनों से E20 यानी 20% एथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल को लेकर तीखे सवाल उठे हैं, जिस पर सरकार ने आज अपना पक्ष बहुत साफ करने की कोशिश की। इसमें उन सवालों के जवाब दिए गए जो पिछले कई महीनों से पूछे जा रहे हैं। जैसे, अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो फिर पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है? बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो गाड़ी एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए नहीं बनी है, उनका क्या होगा? और आखिर में सरकार एथेनॉल वाले पेट्रोल पर अड़ी क्यों हुई है? क्यों उसको जबरन थोपना चाहती है? ऐसे कई सवालों का पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैसे जवाब दिया, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले देखिए सरकार के इस फैसले का कैसे विरोध हो रहा है। ये तो सियासी कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली में नितिन गडकरी का मुखौटा लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इन प्रदर्शनकारियों ने गन्ने का जूस निकालकर E20 पेट्रोल को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी पार्टियों का काम ही सरकार पर निशाना साधना। E20 पेट्रोल की मिलावट को लेकर देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े धक्के में है। लाखों करोड़ों रुपए के साधन चलती सड़क पे खराब हो जाते हैं, फ्यूल पंप उनका खराब हो जाता है। जब हमने गडकरी जी को ही पैसा देना है तो पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू क्यों दें? हम डायरेक्टली गडकरी जी को आज पैसा देने के लिए आए हैं। हमने नारा भी यही दिया है कि E20 नितिन गडकरी 420। ये मिलावटी पेट्रोल आप सबके सामने, जिसका जिम्मेवार नितिन गडकरी है। तो एक तरफ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक E20 पेट्रोल पर भारी बवाल है। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी पीछे हटने से साफ मना कर दिया है और कह दिया कि मिलेगा तो E20 ही मिलेगा। और E20 से होने वाली फायदों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आज जनता के सामने सरकार ने रखी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम पर सवाल जवाब में क्या कहा, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सवाल था, भारत ने अपने एथेनॉल पेट्रोल के लक्ष्यों को हासिल करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, जबकि ब्राजील जैसे देशों को इसमें दशक लग गए थे। इस पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने FAQ जारी करके साफ किया कि E20 कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि इसे करीब 25 साल की तैयारी और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद अब लागू किया गया है।
भारत में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में हुई थी और 2004 में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया था। यही बात कल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान उन्होंने भी कही थी। We have been with E10 since November of 2022. We have been with E15 for the last 3.5 years, and we have been with E20 at least for 2 years. Well, technically 19%, but I would even become, stickler for the exact figure. From April 2022, we have been April 2026, we have been at 20%. कहाँ April, कहाँ 5th June? चुप थे, कोई नहीं थे। हुआ क्या that on 5th June when we said E85, somebody got startled. पेट्रोलियम मंत्रालय के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम में अगला सवाल था, उपभोक्ताओं के पास E20 के अलावा शुद्ध पेट्रोल और E10 का विकल्प क्यों नहीं है और उन पुरानी गाड़ियों का क्या होगा जिन पर केवल E10 का लेबल लगा है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि देश भर के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंपों पर अलग अलग ग्रेड का पेट्रोल उपलब्ध कराना बेहद मुश्किल और खर्चीला काम है। इससे सप्लाई चेन, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स पर भारी असर पड़ेगा। ऐसे में पीछे अब कदम नहीं लौटाए जा सकते। E20 सस्ता क्यों नहीं है? इसके जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि आज एथेनॉल की खरीद किसानों को उचित मूल्य देने के लिए की जा रही है। कई मामलों में एथेनॉल की लागत पेट्रोल से भी अधिक पड़ती है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई गई है। 316 लाख टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है। 952 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटा है। किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। सरकार ने माना कि E20 पेट्रोल से माइलेज कम होता है, लेकिन जब देश के माइलेज का सवाल हो तो कार कहां टिकती है। कुल मिलाकर अब E20 पेट्रोल के साथ ही सड़कों पर गाड़ियां चलानी होगी। E10 और शुद्ध पेट्रोल को लगभग आप भूल जाइए। कोई चॉइस नहीं दी जाएगी लोगों को। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। पेट्रोल पंप पर अब तो E20 के फायदे गिनाने वाले पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा गया है टेस्टेड, ट्रस्टेड, सेफ। हालांकि ये कितना सेफ और भरोसे लायक है, इसको हजारों लाखों वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब सामने आ चुके हैं। हमने आपको चक्रव्यूह में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर BMC इंडिया की चिंताओं से अवगत कराया था। अब मर्सिडीज का भी कहना है कि सड़कों पर चल रही लाखों पुरानी गाड़ियों की सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ये गाड़ियां ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए नहीं बनी है। चलते चलते बीच रास्ते बंद हो सकती हैं, जिससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो 2023 के बाद की जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ना उनमें माइलेज ड्रॉप का थोड़ा सा असर शायद हो सकता है, लेकिन बाकी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 2023 और 2009 के बीच की गाड़ियां ये E20 कंप्लायंट नहीं है। इनमें जो रबर पार्ट्स हैं उनमें करोजन होगा, जरूर होगा। और इनमें 6%, मैं 3% नहीं मानता, 6% फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप होगा। वहीं सरकार कह रही है कि E20 फ्यूल सेफ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बेझिझक होकर पेट्रोल भरवाइए। लेकिन सरकार के भरोसे से ज्यादा लोगों के मन में शंकाएं अभी भी हैं। शंका यह कि E10 वाली गाड़ियों में E20 फ्यूल कैसे सेफ हो सकता है, क्योंकि 2023 से पहले ही इस गाड़ियों के ओनर मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये कारें सिर्फ 10% एथेनॉल ब्लेंडेड के लिए बनी है। अगर इन कारों में E20 पेट्रोल भराना सेफ है, जैसा सरकार कहती है, तो फिर कार कंपनियां अपने ग्राहकों को लिखित में आश्वासन देने से क्यों बचती हैं? सवाल यह है कि जो एथेनॉल 10 कंप्लायंट गाड़ी है, अगर उनमें एथेनॉल 20 पेट्रोल चलता तो फिर उन गाड़ियों ने अपग्रेड क्यों किया और सर्टिफिकेट एथेनॉल 20 का क्यों लिया? सरकार चाहे जो भी कहे, लेकिन यह तो क्लियर है कि गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। नितिन गडकरी के चैलेंज पर तहसीन पुलावाला ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा कि उनके पास 10 ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी गाड़ियों में इथेनॉल की वजह से परेशानियां आई हैं।
नितिन गडकरी ने चैलेंज किया था कि एक भी ऐसा केस लाकर दिखाएं जिसकी गाड़ी E20 की वजह से खराब हुई हो। तहसीन पूनावाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का चैलेंज स्वीकार करते हुए 9 जुलाई यानी उनसे मुलाकात करने की बात कही थी, समय मांगा था। अब देखना होगा कि गडकरी साहब के सामने E20 का रियलिटी टेस्ट पास हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यह सब अफवाह है, जानबूझकर फैलाया जा रहा है, पेट्रोल माफिया इसके पीछे काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता और विपक्ष सबूतों के साथ मैदान में उतर चुकी है। बहुत से लोग लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर E20 पेट्रोल को लेकर छिड़ी ये महाभारत फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई देती है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी, और ये भी एथेनॉल से ही जुड़ी हुई है, पर ये एथेनॉल बनाने के लिए चोरी करने का मामला है। बात मध्य प्रदेश की कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में एक अजीब घोटाला सामने आया है। वैसे मध्य प्रदेश में घोटालों की बाढ़ जैसे आई हुई है। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब और गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल टैगलाइन थी उनके विज्ञापन की, और वही अजब और गजब आजकल मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। भारत के दिल कहे जाने वाले इस प्रदेश में ऐसे ऐसे घोटाले हो रहे हैं कि सुनकर आपका माथा पकड़ लेंगे। कुछ दिनों पहले उज्जैन में हुए जमीन घोटाले में सीएम मोहन यादव का परिवार घिर गया था। मीडिया रिपोर्ट्स और कांग्रेस का दावा था कि उनके परिवार ने उन इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी जहां बाद में सरकार ने लैंड यूज बदलने की योजनाएं लागू कर दी, जिससे संपत्तियों की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। उससे पहले आपको एक और खबर हमने दिखाई थी, इंदौर में कागज पर अस्पताल का घोटाला। ये मामला सामने आया था। करीब 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की मंजूरी थी। 6 साल बाद भी अस्पताल की कोई इमारत नहीं बनी थी, लेकिन कागजों में अस्पताल चल रहा था, मेडिकल स्टाफ की भर्तियां हो रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी। ये पूरी खबर आप चक्रव्यूह में बीते दिनों में देख चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में एथेनॉल प्रोडक्शन के नाम पर सरकारी चावल के घोटाले का मामला सामने आया है। जिस एथेनॉल को लेकर देश भर में आजकल बवाल मचा हुआ है, उस एथेनॉल को बनाने में इस्तेमाल होने वाले चावल में घोटाला कर दिया गया है। और यह कारनामा हुआ है मध्य प्रदेश में, मोहन यादव साहब के मध्य प्रदेश में। मामले का खुलासा 2 जून को हुआ। बताया जा रहा है कि बालाघाट के वेयरहाउस से 3 ट्रक चावल छिंदवाड़ा के एवीजे एथेनॉल प्लांट में भेजे गए थे। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इनका इस्तेमाल एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए किया जाना था, लेकिन इसमें से एक ट्रक बालाघाट की संचेती राइस मिल में मिला। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें यह ट्रक संचेती राइस में जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि बाकी के 2 ट्रक छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट तक पहुंचे। इसके बाद एफसीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि करीब 25 टन सरकारी चावल बालाघाट से छिंदवाड़ा भेजा गया था, लेकिन ये बालाघाट के ही संचेती राइस मिल से बरामद हुआ, यानी कहीं प्राइवेट सेक्टर को ये ट्रक पहुंच जा रहा था। मामला खुला तो जांच शुरू हुई, जिसके बाद सरकारी चावलों से भरे कई ट्रक जब्त किए जा चुके हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। इस मामले में सरकार ने एसआईटी बना दी है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े नाम का खुलासा करने से पुलिस बच रही है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है और इसके हजारों करोड़ का घोटाला बताने से नहीं हिचक रही। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं आ रही हैं चावल को लेकर। ये पूरा घोटाला पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और हजारों करोड़ का घोटाला है। ये एथेनॉल का, चावल का, ये पूरा सप्लाई का, ये एक बहुत बड़ी चेन है जिसमें भाजपा के नेता लिप्त हैं। जो नागरिक आपूर्ति निगम में जो परिवहन विभाग है और जो मंत्रालय में शीर्ष पर बैठे लोग हैं, ये सीधे शामिल है इस घोटाले में। छोटा मोटा घोटाला नहीं है ये। घोटाला किया जा रहा था, घोटाला पकड़ लिया, जांच हुई। आपको लग रहा होगा इसमें तो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन आगे अब आप सुनिए कहानी में एक नया दिलचस्प मोड़। जांच का दायरा छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी से बढ़कर प्रदेश के दूसरे एथेनॉल प्लांट्स और कस्टम मिलिंग करने वाली राइस मिलों तक पहुंच गया। ये पूरा खेल कैसे चल रहा था, सबसे पहले आपको वो समझाता हूं। दरअसल सरकार की पॉलिसी है कि सरकारी गोदामों में जो सरप्लस चावल है, यानी जो चावल बच जाता है, उसे एथेनॉल बनाने के लिए दिया जा सकता है। इसी आधार पर एफसीआई पुराने चावल को एथेनॉल प्लांट को भेजती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, ये समझ लीजिए। एफसीआई के गोदाम से चावल भेजा जाता था, इस चावल को एथेनॉल प्लांट में जाना होता था, लेकिन ये चावल यहाँ ना जाकर राइस मिलर्स के पास पहुंच रहा था। फिर इसी चावल को फोर्टिफाइड बनाकर रीपैकेजिंग की जा रही थी और इस सरकारी चावल को फिर से ऊंचे दाम पर सरकारी गोदामों में पहुंचाया जा रहा था।
इस पूरे गोलमाल में राइस मिलर्स कहां मुनाफा कमा रहे थे, अब वो भी समझ लीजिए। सरकार जिस चावल पर करीब 4,000 रुपए खर्च करती है, उसे एथेनॉल प्लांट को सिर्फ 2,320 रुपए प्रति क्विंटल में दिया जाता है। आरोप है कि राइस मिलर्स इसी चावल को 2,800 से 2,900 रुपए में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। यानी 2,320 में खरीदो, 2,800-2,900 में बेच दो। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस समय हम एफसीआई के हेड ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं। जब एफसीआई के अधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई तो इन्हीं की ओर से एक एफआईआर बालाघाट में दर्ज कराई गई है। दरअसल एफसीआई के गोदाम से बहुत सारा चावल एथेनॉल प्लांट्स में भेजा गया था, जिससे एथेनॉल बनता, लेकिन एथेनॉल प्लांट जाने की बजाय जो ट्रक थे वो सीधे राइस मिल में पहुंच गए। जब एफसीआई के अधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी देकर एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में आधिकारिक रूप से न पुलिस कुछ बोलने को तैयार है, ना ही एफसीआई के अधिकारी इस मामले में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस का आरोप है कि एक बड़ा घोटाला है, लगभग 1100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। एथेनॉल प्लांट्स में भेजा हुआ चावल सीधे तौर पर राइस मिल पहुंच गया और इसको जो पोषण आहार बनता है उस चावल के साथ मिला दिया गया। यह कांग्रेस का आरोप है। जानकारी के मुताबिक एफसीआई ने मध्य प्रदेश के एथेनॉल प्लांट्स को एक साल में 50 लाख क्विंटल चावल आवंटित किया, जिसकी कीमत 1,160 करोड़ रुपए होती है। अगर ये पूरा चावल राइस मिलर्स को बेच दिया होता तो हेराफेरी करीब 250 करोड़ रुपए की हो सकती है। इसमें से कितने चावल का घोटाला हुआ, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन आप सोचिए कि एफआईआर हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ना तो किसी अधिकारी का नाम सामने आया, ना किसी बड़े नाम का खुलासा हुआ है। अब इस मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि 100 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में 2 साल में 200 ट्रक चावल गायब हुआ है। उन्होंने इस मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री रामकिशोर कावड़े के बड़े भाई राजकुमार कावड़े को सरगना बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मामले में जो एसआईटी गठित की है वो एसआईटी का कोई मतलब नहीं, उससे कोई भ्रष्टाचार जो खुलेगा नहीं और जो चावल के जो रैकेट है इसका कोई भंडाफोड़ होगा नहीं। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। राजकुमार कावड़े जो रामकिशोर कावड़े का भाई है, मंत्री रहा, पूर्व मंत्री है ना, वो इन सब रैकेट का सरगना है। रामकिशोर कावड़े पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं। आरोप सीधा उनके भाई के ऊपर लग रहा है। ऐसे में मामला बहुत बड़ा होने वाला है। हालांकि बीजेपी भी मान रही है कि हेराफेरी तो हुई और जांच के बाद ही अब सब क्लियर हो पाएगा। कुछ मिल मालिकों ने इथेनॉल कंपनियों की आपसी साठगांठ से कुछ चावल में कुछ हेराफेरी की है। उदाहरण के लिए जो चावल सरकार के द्वारा इथेनॉल कंपनियों को भेजा गया वो ट्रक मालिक और इथेनॉल मिल के लोगों ने राइस मिल को सीधे पहुंचा दिया। हो सकता है जिस कीमत पर उन्हें चावल उपलब्ध हुआ, राइस मिल मालिकों ने उन्हें कुछ बढ़कर के भुगतान किया होगा। तो जमीन घोटाला, अस्पताल घोटाला, इथेनॉल घोटाला, न जाने कितने घोटाले और मध्य प्रदेश से सामने आने वाले हैं। यानी वहां पर सरकार लगातार घिरती जा रही है। पर ऐसा मत मान के चलिए कि केवल सरकार ही गिर रही है, विपक्ष पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चावल चोरी को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन पर भी एक नई मुसीबत आ गई है। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में कर लिया था। उनके नाम ड्रग्स के साथ पकड़े गए 2 लोगों ने लिए थे। हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ने के बाद उनको बाद में छोड़ दिया, लेकिन जीतू पटवारी पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं।